हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने लॉग का मान निकालना सीखा था। आज हम सीखेंगे एसिड और बेस का पीएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। सुनो, वे पदार्थ जो जली विलयन में एच पॉजिटिव आयन दान करते हैं। क्या दान करते हैं? एच पॉजिटिव आयन, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। वे पदार्थ जो जली माध्यम में एच पॉजिटिव दान करते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई एसिड है। एच एक्स क्या है? कोई एसिड। ठीक है, तो ये जो एसिड है ये जलीय माध्यम में क्या करेगा? अपना एच पॉजिटिव आयन दान करेगा। तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये जो है इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा, हेडिंग को मैं इसी रंग से बना देता हूं। एसिड है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? अम्ल। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे जैसे HCl है ना, ये एसिड होता है। HCl से ज्यादा एसिडिक होता है HBr। इससे ज्यादा एसिडिक होता है HI। ठीक है, तो ये जो HI है ये होगा मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। ठीक है, इसी प्रकार जैसे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, इन सभी में HClO4 ज्यादा एसिडिक होता है, तो हम इसको लिखेंगे मोर एसिडिक। मोर एसिडिक। ठीक है। अच्छा, एक ऑर्डर और बना लेते हैं। जैसे CH3 CH2 COOH है ना, इससे ज्यादा एसिडिक होता है CH3 COOH, और इससे ज्यादा एसिडिक होता है HCOOH। तो HCOOH को मैं लिखूंगा मोर एसिडिक, मतलब ये इन तीनों में सबसे ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये सब जलीय माध्यम में एच पॉजिटिव आयन दान करेंगे, इसलिए ये सब अम्ल है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनकी एसिडिटी के ऑर्डर बना रखे हैं। ठीक, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हिंदी में बोलेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, ये क्या होता है? तो
वे पदार्थ जिनका 100% आयनन होता है या जिनका पूरी तरह से आयनन हो जाता है उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो हमारी परिभाषा हो जाएगी वे अम्ल जिनका 100% आयनन या वियोजन होता है। वे अम्ल जिनका 100% आयनन या वियोजन होता है। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा 100% आयनन कैसे होगा? सुनो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कि HCl है ना, HCl ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि ये 100% H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, मतलब इसका 100% आयोनाइजेशन होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और एसिड होते हैं जैसे H2SO4। ठीक है, इसका 100% आयनन होगा, तो ये इस तरह से 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है ना, तो वे एसिड जिनका 100% आयनन होता है, वे एसिड जिनका 100% आयनन होता है। आयनन कैसे होता है? ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, है ना, इसी को आयनन बोलते हैं। तो वे एसिड जिनका 100% आयनन हो जाता है या वियोजन हो जाता है उनको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। एक होता है वीक एसिड। वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल। ये क्या होता है? ऐसे एसिड जिनका 100% आयनन नहीं होता है। 100% नहीं होगा मतलब 100% से कम होगा, उनको हम दुर्बल बोलेंगे, है ना। तो ऐसे अम्ल जिनका आयनन 100% से कम होता है। वे अम्ल जिनका आयनन 100% से कम होता है वीक एसिड कहलाते हैं, है ना। अब 100% से कम क्या? तो 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, नहीं 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। 100% से कम। अच्छा इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखूं HCOOH, है ना, और मैं आपसे बोलूं कि ये एक वीक एसिड है ना, या इसकी जगह पे हम मान लो यहाँ पे R लगा देते हैं, RCOOH, और मैं आपसे बोलूं कि ये एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक। तो इसका मतलब ये है कि इसका 100% आयनन नहीं होगा, 100% से कम होगा। ठीक है, तो ये अपने आयनों में टूटेगा इस तरह से, लेकिन 100% ऐसा नहीं होगा, 100% से कम होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे वीक। ठीक है, इसी तरह से
और भी एसिड हो सकते हैं ना, जैसे H3PO4 हो सकता है, या H3BO3 हो सकता है, ठीक है ना। ये भी वीक एसिड की गिनती में आएंगे क्योंकि इनका 100% आयनन नहीं होता है, ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अगला हमको पढ़ना है अम्ल की प्रॉपर्टी। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब अम्ल के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी कि अम्ल के गुण। तो अम्ल के गुणों की बात करें हम, तो पहला गुण तो क्या होता है, ये जो अम्ल होते हैं इनका पीएच 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। अब 7 से कम कितना होता है? तो 7 से कम 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 3 2 या कुछ भी हो सकता है, 7 से कम होगा, है ना। अच्छा, एक आपने सुना होगा कि जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। तो अगला पॉइंट हम लिख लेंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। जैसे आपने कभी इमली खाई हो, आपने टमाटर खाया है, या संतरा खाया है ना, या दही वगैरह खाया है, तो इस तरह की चीजें खट्टी होती है, यानी कि उनके अंदर एसिड होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बेटा, आपने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा। तो जो अम्ल होता है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, मतलब नीले लिटमस को लाल कर देगा, है ना। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, अम्ल ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? ये एक पेपर होता है ना, जिसको लिटमस पेपर बोलते हैं। यदि आप एसिड में लिटमस पेपर डुबोगे और वो लिटमस पेपर यदि ब्लू है, तो एसिड के संपर्क में आते ही वो रेड हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो अगला हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस, बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं। क्षार क्या होते हैं? सुनो, ऐसे पदार्थ जो जलीय माध्यम में OH माइनस आयन दान करते हैं। क्या दान करते हैं? OH माइनस आयन, उनको क्षार कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट हो जाएगा, वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में OH माइनस आयन दान करते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
क्षार। ठीक है, जो भी OH माइनस आयन दान करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार, है ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मान लो Am और यहाँ पे OH, ठीक है, MOH। तो ये जो MOH है ये मान लो एक बेस है। क्या है? बेस। तो ये क्या करेगा? ये जलीय माध्यम में OH माइनस आयन दान करेगा। क्या दान करेगा? OH माइनस आयन। ये जो OH माइनस आयन है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो LiOH, है ना, तो इससे ज्यादा बेसिक होता है NaOH, इससे ज्यादा बेसिक होता है KOH, इससे ज्यादा बेसिक होता है RbOH, इससे ज्यादा बेसिक होता है सीजियम OH, है ना। तो इन पांचों में जो सीजियम OH है यानी कि सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे ज्यादा क्षारी है। तो मैं इसको लिखूंगा मोर बेसिक। क्या लिखेंगे? मोर बेसिक। इसी प्रकार यदि मैं एक और ऑर्डर बनाऊं, जैसे मान लो BeOH का होल ट्वाइस, तो इससे ज्यादा बेसिक होगा MgOH का होल ट्वाइस, इससे ज्यादा बेसिक होगा CaOH का होल ट्वाइस, इससे ज्यादा बेसिक होगा SrOH का होल ट्वाइस, और इससे भी ज्यादा बेसिक होगा BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। तो इन पांचों में ये जो BaOH का होल ट्वाइस है ये ज्यादा बेसिक है, तो इसको मैं लिखूंगा मोर बेसिक। ठीक है। तो बेस कौन? जो OH दान करे। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार। तो जैसे हमने अभी एसिड में पढ़ा था कि वे एसिड जिनका 100% आयनन होता है प्रबल अम्ल होते हैं, उसी प्रकार वे क्षार जिनका 100% आयनन होता है उनको हम बोलेंगे प्रबल क्षार। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं वे क्षार जिनका 100% आयनन आयनन या वियोजन, आयनन या वियोजन होता है प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो समझने के लिए मैं बोलूं कि NaOH, है ना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका 100% आयनन होगा, मतलब ये अपने आयनों में पूरी तरह से टूट जाएगा इस प्रकार से, है ना, इसी को आयनन बोलते हैं। एक और देख लो, जैसे मैं बोलूं कि BaOH का होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब ये होगा कि ये अपने आयनों में पूरी तरह से टूट जाएगा, 100% इसका आयनन या वियोजन होगा। कैसे? इस तरह से Ba प्लस 2OH माइनस और ये 2+, ऐसा 100% होगा, 100%। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रबल क्षार। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। जैसे
वीक बेस, हिंदी में बोलेंगे दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार कौन? तो जिनका 100% आयनन नहीं होगा वे दुर्बल होंगे, है ना। वे क्षार जिनका वे क्षार जिनका 100% से कम आयनन होता है। 100% से कम यानी कि 100 नहीं होगा, 100 से कम होगा। अब 100 से कम कुछ भी हो सकता है। तो वे क्षार जिनका 100% से कम आयनन होता है। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, समझने के लिए मान लो मैं बोलूं कि ये जो FeOH का होल 2H है, ये एक वीक क्षार है, मतलब वीक बेस है। इसका मतलब ये होगा कि इसका आयनन तो होगा लेकिन 100% नहीं होगा। समझ मारी बात? आयनन तो होगा इस तरह से, लेकिन 100% नहीं होगा, 100% से कम होगा, यानी कि ये वीक है। एक और समझो, जैसे मैंने लिखा NH4OH, है ना। मैं आपको बोलता हूं कि ये वीक है। कैसा है? वीक। इसका मतलब है कि इसका आयनन तो होगा इस तरह से, लेकिन ऐसा 100% नहीं होगा, मतलब पूरी तरह से ये अपने आयनों में नहीं टूटेगा, तो हम इसको वीक बोलेंगे। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार के गुण, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, देखो यदि हम पीएच की बात करें तो क्षार का पीएच 7 से अधिक आता है। 7 से अधिक 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, 12, 13, 14 भी होता है, नहीं तो 7 से अधिक। तो हम बोलेंगे बेस का पीएच 7 से अधिक होता है। अच्छा, यदि हम क्षार के स्वाद की बात करें तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। तो बेस का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, कैसा होता है? कड़वा। अगला, यदि हम लिटमस पेपर की बात करें तो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, है ना। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर होता है। अब जैसे मान लो आपका जो लिटमस पेपर है वो रेड है और आप यदि उसको बेस के अंदर डुबो दो तो बेस के संपर्क में आते ही वो लाल रंग का लिटमस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। अब जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं,
और वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं, वो भी हमने समझ लिया। लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कि सर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से वीक है, हम कब तक रटेंगे? तो आपको रटना नहीं है, मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एक लिस्ट बनवा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की एक लिस्ट बनवा देता हूँ। उसके अलावा जो भी रह जाएगा उसको हम वीक मान लेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए अपन पार्टीशन बना लेते हैं। तो 2 पार्टीशन में अपना काम हो जाएगा, है ना। एक तरफ हम लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। तो एक तो HClO4 ये स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग होता है, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग होता है, HCl ये स्ट्रॉन्ग होता है, HBr ये स्ट्रॉन्ग होता है, और HI ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इनके अलावा जो भी छूट जाएंगे उनको हम वीक मानेंगे। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस की यदि हम बात करें तो एक तो आपका LiOH आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक NaOH आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक KOH आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक RbOH हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता है। एक सीजियम OH ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। एक BaOH का होल ट्वाइज ये भी स्ट्रॉन्ग होता है ना, लीना के रब से, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा जो भी बच जाते हैं उनको हम वीक मानेंगे, ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। अब हमको देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाए, है ना। तो उसके लिए हम कुछ सूत्र लिखेंगे। पहले हम हेडिंग बना लें, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीएच की कैलकुलेशन, है ना। इसमें हम ऐसा करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं एसिड और एक तरफ लिख लेते हैं बेस। तो इस तरफ लिख लेते हैं एसिड के लिए, और इस तरफ लिख लेते हैं बेस के लिए, बेस के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक बात समझो, एसिड के लिए हमेशा पीएच कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है? पीएच। तो पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे एसिड के लिए पीएच निकाला जाता है। जैसे एसिड के लिए क्या निकालते हैं? पीएच। अब पीएच कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पीएच बराबर log 1 अपॉन H पॉजिटिव। क्या फार्मूला होता है? पीएच बराबर log 1 अपॉन H पॉजिटिव। जब आप इस H पॉजिटिव को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, अभी तो ये नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log H
पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, माइनस log H पॉजिटिव। इस फॉर्मूले से हमारा pH आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेस की बात करते हैं। तो बेस के लिए pOH बेस के लिए pOH निकाला जाता है। जैसे बेस के लिए क्या निकालते हैं, pOH। याद रखना, बेस के लिए कभी भी pH नहीं निकालते हैं, बेस के लिए हमेशा pOH निकालते हैं। pOH कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है pOH बराबर log 1/OH माइनस, ठीक है। अब जब इस OH को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे है बटे में, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log OH नेगेटिव, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपका pOH आएगा, लेकिन मेरे को तो pH चाहिए। क्या चाहिए, pH। तो pH कैसे निकालेंगे, तो pH के लिए आपको ये करना पड़ेगा, pH बराबर 14 माइनस pOH। याद रहेगी बात। बेस के लिए हम फॉर्मूले से पहले pOH निकालेंगे, फिर उसको 14 में से घटा देंगे, तो बेस का क्या आएगा, pH। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं H पॉजिटिव की, H पॉजिटिव की, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव की आयन की यदि कंसेंट्रेशन की हम बात करें, तो देखो इसका एक सीधा सा तरीका होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मोनोप्रोटिक एसिड है। कैसा एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब, मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब होता है जिसमें एक प्रोटॉन हो, है ना। जैसे H पॉजिटिव हो गया, सॉरी, जैसे HCl हो गया, है ना, HBr हो गया, HI हो गया, है ना, HNO3 हो गया, HClO4 हो गया। इस तरह से, इस तरह के जो एसिड होंगे उनको हम मोनोप्रोटिक बोलेंगे। मोनोप्रोटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके सभी के पास एक एक प्रोटॉन है ना, ये वाला, ये इनके सभी के पास क्या है, एक एक प्रोटॉन है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। अब मोनोप्रोटिक एसिड के लिए यदि मैं H पॉजिटिव देखूं, क्या देखूं, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव इक्वल टू होता है मोलारिटी। H पॉजिटिव इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी। मतलब आपका जो H पॉजिटिव होगा वो मोलारिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मोलारिटी के बराबर। अच्छा, मान लो कोई डाइप्रोटिक एसिड है। कैसा एसिड है, डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक एसिड के लिए, अब डाइप्रोटिक एसिड क्या, जैसे मान लो H2SO4 ये है, ठीक है।
H2SO4। तो इसमें हम क्या करेंगे, या डाइप्रोटिक की जगह में पॉलीप्रोटिक लिख दूं, पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक उसको बोलेंगे जिसमें प्रोटॉन एक से ज्यादा होगा, जिसमें प्रोटॉन एक से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक, जैसे H2SO4। तो इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए हम ऐसा करेंगे, H पॉजिटिव H पॉजिटिव इक्वल टू मोलरिटी, या ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन, H पॉजिटिव इक्वल टू नॉर्मेलिटी, है ना। और ये जो नॉर्मेलिटी होती है ये होती है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। H पॉजिटिव इक्वल टू नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी होती है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव इक्वल टू N, ये नॉर्मेलिटी हो गया, इक्वल टू ये मोलारिटी हो गया, इनटू ये वैलेंसी फैक्टर हो गया। मतलब यदि प्रोटॉन की संख्या एक से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, मोलरिटी में वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और जो नॉर्मेलिटी होगी वो H पॉजिटिव आयन के बराबर होगी। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं OH के लिए। इसको बोलेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन को क्या बोलेंगे हम, कंसेंट्रेशन, है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, चलो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका होता है OH माइनस आयन इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये तरीका होता है। अब जैसे वैलेंसी फैक्टर निकालना है, ये जो VF है इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, पहले एसिड के लिए बताता हूँ। एसिड के लिए, एसिड के लिए, एसिड के लिए ऐसा करते हैं, ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है ये H पॉजिटिव H पॉजिटिव के बराबर होता है। यहाँ पे H पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, है ना। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं बोलूं कि HCl, तो आप मेरे को बताओ इस HCl में कितना प्रोटॉन है, तो आप बोलोगे कि इसमें एक प्रोटॉन है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर एक। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं H2SO4, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें दो प्रोटॉन है, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर दो। ठीक है, चलो बेस के लिए निकालते हैं, बेस के लिए। ठीक है, बेस के लिए, तो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर इस तरह से निकालते हैं, जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो OH माइनस आयन के बराबर होता है ना, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे
जैसे मान लो KOH, इस KOH में कितना OH है, तो आप बोलोगे 1, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं BaOH का होल ट्वाइज, इसमें कितने OH है, तो आप बोलोगे 2, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, है ना। जैसे मैं बोलूं FeOH का होल थ्राइस, तो इसमें कितने OH है, तो आप बोलोगे 3, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, ठीक है। तो एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है, एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और बेस का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और वैलेंसी फैक्टर पता हो जाएगा तो हम m में वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा, और जो n होगा वो OH माइनस आयन के बराबर होगा। ठीक ऐसा का ऐसा ही एसिड में भी होता है ना, नोट करो। तो यहाँ पर मैंने आपको एसिड बेस के बारे में बेसिक जानकारी और उनके पीएच निकालने के फॉर्मूले बताए, ठीक है। अब कल हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।